अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये उसका पहला लेक्चर है और हम वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लफ्ज़ दो लफ्ज़ का मजमूआ है, एक इलेक्ट्रॉन और एक आईसीएस। फिज़िक्स की किसी भी ब्रांच के लास्ट पे आईसीएस आए तो हम उस ब्रांच में मोशन की स्टडी करते हैं। और शुरू में क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिखा है तो जाहिर है कि इस ब्रांच में हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करेंगे। और इसी तरह से मैकेनिक्स है, तो इसी तरह से क्वांटम मैकेनिक्स है, तो जिसके भी लास्ट में आईसीएस आता है हम उसमें जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी करते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर आप पूछें कि चार्ज क्या है, तो ये कुछ ऐसा ही पूछना है जैसे मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो फिर पूछूं कि आपका नाम ये क्यों है। तो इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव क्यों है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने इनको जस्ट नाम दिए हुए हैं। अगर आप इसको डिस्कवर करते और प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बोल देते तो ऐसा इसमें कोई कुछ नहीं है कि आप उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ये बेसिक उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे हम उनको उनकी शिनाख्त करते हैं। कुछ हर मैटर की, हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह से उनके ऊपर चार्ज जो है वो भी उनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जब लाइक चार्जेस हों तो वो आपस में रिपेल करते हैं। तो ये बेसिक उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये पूछना कि ये चार्ज क्यों है, तो ये नेचुरली उनकी जो एबिलिटी है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको हम बोल देते हैं कि इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है। और ये सेम पार्टिकल्स क्योंकि आपस में रिपेल कर रहे थे तो हम बोलते हैं कि ये सेम चार्ज इनके ऊपर है, इसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का ये फिनोमिना है। तो इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन एटम में पाया जाता है और एटम के न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन का एटम मैं अगर लूँ तो हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और उसके जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसके वैलेंस शेल में। तो इस इलेक्ट्रॉन की इस मोशन को तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं डिस्क्राइब करने वाले। हम इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू आउट द मीडियम, किसी भी मीडियम में या किसी भी मटेरियल में मूवमेंट को स्टडी करने वाले हैं कि जब वो एक मटेरियल में एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करता है या डिफरेंट मटेरियल्स में मूव करता है, तो वो कैसा कैसा बिहेवियर शो करता है, तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं। और मैटर में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, तो मैटर को इस चीज़ को समझने के लिए हम मैटर को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं: सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर। तो इंसुलेटर तो ऐसे मटेरियल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होता है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, अपने प्रोटॉन के साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ ये स्ट्रॉन्गली बाउंड होता है। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को। तो फिर ये अपने जो न्यूक्लियस है उससे स्केप कर जाएगा और फ्री रिमूव करेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर्स की, तो मैं ये मान रहा हूँ कि कोई भी सॉलिड के आयोनिक कोर्स मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं इंसुलेटर के। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में, वो अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्री होने के लिए, अपने जो कंडक्ट उसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी क्योंकि रूम टेम्परेचर पर नहीं मैसर होती, तो इसलिए वो अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के बराबर होते हैं इंसुलेटर में, इसलिए ये मूव नहीं कर रहे थे। इवन कि हम इनको बहुत हाई पोटेंशियल भी अप्लाई करें, एक काफ़ी ज़्यादा फोर्स भी इनके ऊपर लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तब भी ये जो है बहुत ही निग्लिजिबल मोशन शो करते हैं और बहुत ही कम मूव करते हैं। इसी तरह से अगर इंसुलेटर की बात करें हम, उसमें सॉरी कंडक्टर्स की बात करें, तो कंडक्टर्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं।
उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है या उनकी जो वैलेंस एनर्जी है वो बहुत कम होती है। इवन रूम टेम्परेचर पर उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो फ्री हो जाते हैं और वो थ्रू आउट द मटीरियल मूव करना शुरू कर देते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पर उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है? रूम टेम्परेचर पर थोड़ा बहुत टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो उस मटेरियल का है, और उस टेम्परेचर की वजह से उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी उनके लिए काफ़ी होती है कि वो थ्रू आउट द मीडियम ईज़िली मूव कर सकें, अपने बैलेंस जो बैंड है उससे निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो ये एनर्जी उनके लिए काफ़ी होती है कंडक्टर्स के लिए। और फिर हम बोलते हैं कि इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो थ्रू आउट द मीडियम रैंडमली मूव कर देते हैं। तो उनकी रैंडम मोशन चल रही होती है उसके अंदर। जब हम उन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से सेमी कंडक्टर्स क्या हैं? सेमी कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जो कि किसी कंडीशन में इंसुलेटर होते हैं और किसी कंडीशन में वो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। तो वो उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमने उनको कैसी हालत में रखा हुआ है, या उनके ऊपर कैसी चीज़ें कैसा पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हैं। तो वो उनकी सर्टेन कंडीशन पे वो डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर के तौर पे काम करेगा या वो इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। वो दोनों के दरमियान में होता है, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। और इसकी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम डायोड और ट्रांजिस्टर का पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो सेमीकंडक्टर की हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम करंट को देखते हैं कि करंट क्या है। तो रैंडमली मूव करना इलेक्ट्रॉन का, ये तो इलेक्ट्रॉन की मोशन हो गई। अगर मैं इसी कंडक्टर को एक वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दूं या किसी बैटरी के साथ जोड़ दूं, और ये मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, और अगर इसको मैं बैटरी के साथ जोड़ दूँ, तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो बैटरी का है वो फ्लो करना शुरू कर देगा इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पे कुछ करंट कुछ इस तरह से फ्लो करता हुआ नज़र आएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे और यहाँ से नए इलेक्ट्रॉन उनकी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ से दोबारा से कंडक्टर के अंदर आ जाएंगे। और जब तक बैटरी के पास पोटेंशियल होगा ये सर्कल चलता रहेगा। तो इसको हाँ, ये जो सर्किट है इसको हम इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम करंट बोलते हैं। तो बेसिक करंट क्या है? करंट है मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल एक सेकंड में कितना कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शन में से गुजरता है, उसको हम करंट बोलते हैं। जो चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड है। तो 1 कूलम पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं एम्पेयर। तो करंट की डेफिनेशन से तो आप सब पहले से वाकिफ़ होंगे, और इसके इसके जो यूनिट को बोलते हैं हम एम्पेयर, इसको भी आप पहले इंटर में पढ़ चुके हैं। तो करंट दो टाइप का होता है, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। अभी यहाँ पे मैंने एक करंट की टाइप को डिस्क्राइब किया जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो ऐसे करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, ऐसे करंट को हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और जिसमें हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसमें उस करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इसमें दोनों करंट सेम तरीके से ही बिहेव करते हैं। और अगर आप कन्वेंशनल करंट को लेके चल रहे हैं तो थ्रू आउट आप कन्वेंशनल करंट को लेके चलें, उसमें कोई मैथमेटिकल या कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। सेम फिनोमिना जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वैसे मूव कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो कन्वेंशनल करंट पे, जो घर की इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी है वो कन्वेंशनल करंट की बेस पे डिज़ाइन की जाती है, तो उसमें हम कन्वेंशनल करंट को प्रेफर करते हैं।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में चूँकि हम बहुत ही बारीकी से और सर्किट में और डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉन का मुताला कर रहे होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट पे हम ज़्यादा बात करें। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स थी करंट की। तो इसके बाद करंट की और दो टाइप्स हैं, उसको हम एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट, इन दो टाइप्स में करंट को डिवाइड करते हैं। और डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। तो डायरेक्ट करंट कुछ इस तरह का है। अभी हमने एक सर्किट बनाया था। डायरेक्ट करंट है जो कि एक डीसी सोर्स से हमें मिलता है। उसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। अगर मैं इसमें कन्वेंशनल करंट की बात करूं तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो चार्ज है वो आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, और ये जब तक बैटरी का पोटेंशियल ख़त्म नहीं हो जाता ये इस तरह से मूव करता रहेगा, और ये कभी भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेगा। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन एक ही सिमत में डायरेक्शन उसकी रहे, कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन रिवर्स ना हो, ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, या डीसी करंट भी बोलते हैं। तो ये जो बेसिक आइडिया है डायरेक्ट करंट का, इसकी इसकी डायरेक्शन इस कंडक्टर से पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कंडक्टर के इस टर्मिनल पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हमेशा के लिए रहने वाला है। जब तक यहाँ पे पोटेंशियल बैटरी का मौजूद है तब तक ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे ही रहने वाले हैं और इनकी पोलैरिटी चेंज नहीं होने वाली। ऐसे करंट को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। और इसके बाद बात करते हैं एसी करंट। ऑब्वियसली ये जो अभी ऊपर हमने सिंबल बनाया बैटरी का, ये डीसी सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जब ये एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम बात करें तो ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं जिसमें एक वेव टाइप जो है सिंबल बना हुआ है। और आपने आज तक सुना होगा कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसे वेव की तरह है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायर में से ऐसे वेव की तरह जाता हुआ जा रहा है इस वायर में से, बल्कि ये जो वेव है ये सिर्फ करंट की डायरेक्शन को शो करती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये बहुत ही कंसेप्ट लोगों को के माइंड में पाया जाता है कि जो है ना वायर में से करंट इस तरह से, ये एक वायर है और करंट ऐसे जा रहा है वेव की तरह इस वायर में से, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा होता है कि हाफ जो पीरियड, किसी भी वेव का एक टाइम पीरियड है, हाफ टाइम पीरियड के लिए जो करंट है वो एक डायरेक्शन में एक सिमत में मूव करता है, और जो दूसरा उसका हाफ पीरियड है उसके लिए वो उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाती है और वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं कि यहाँ से ये जो मेरे पास इंटरवल है टाइम, इस एक्सिस पे मैं टाइम ले रहा हूँ और 0 से लेके 1 सेकंड है, तो हाफ सेकंड के लिए मेरे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और कन्वेंशनल करंट की मैं बात करूँ तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, और यहाँ पे मेरे पास हाफ सेकंड मेरे पास हो गया, और नेक्स्ट हाफ सेकंड के लिए इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो वो डायरेक्शन कुछ होगी इस तरफ को, फिर ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कंडक्टर में से बिल्कुल भी करंट ऐसे वेव की फॉर्म में मूव नहीं कर रहा, बल्कि हाफ टाइम पीरियड के लिए करंट इस तरफ को मूव कर रहा है, दूसरे हाफ टाइम पीरियड के लिए करंट की पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई है। तो ये बेसिक ये वेव फॉर्म इस फिनोमिना को डिस्क्राइब करती है। जबकि डीसी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है, और इस एक्सिस पे हमारे पास टाइम होता है और इस एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज होते हैं। और यहाँ पे इस ग्राफ में भी ऐसे ही है, इस एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और इस एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज है। वोल्टेज जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं और डिक्रीज़ कर रहे हैं, और पोलैरिटी अपनी रिवर्स भी कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव वी है तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे नेगेटिव वी होगा। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ करते हुए मैक्सिमम पे जाएंगे और फिर दोबारा रिड्यूस होते ज़ीरो पे आ जाएंगे। और इसी तरह से जब हाफ सेकंड हाफ पीरियड स्टार्ट होगा तो फिर वोल्टेज जो है वो माइनस हो जाएंगे। मतलब माइनस होने का मतलब ये कि इनकी पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाएगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा।